नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बजट का दिन बीत चुका है, बजट के अनाउंसमेंट भी हो चुके हैं। क्या घोषणाएं हुई हैं, उस पर बाजार का रिएक्शन कैसा देखने को मिला, और अब उसके बाद अब हमें बाजार में किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है, किन सेक्टर्स पे, किन शेयरों पे हमें फोकस करना है, इन सब पर बातचीत करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, मार्केट्स में कैसे ट्रेड करना है, हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। Thank you, Sandeep ji, for having me on your esteemed show. Thank you very much. तो बजट के दिन हमने देखा बाजार में बहुत उठापटक थी, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा थी, क्योंकि बड़ा इवेंट जब होता है तो हम अमूमन देखते हैं कि बाजार में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलती भी है। तो जल्दी से एक बार मार्केट को एक बार रैप अप कर लेते हैं कि कल का बाजार किस तरह का था, फिर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पर आगे का जो बाजार है उसमें स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करेंगे। लगातार तीसरे दिन हमने देखा बाजार में कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट काफी वॉलिटिलिटी थी, जिसके बाद उठापटक के बाद निफ्टी 30 अंक, सेंसेक्स 73 अंक और बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। 24,074 ये इंट्राडे लो था निफ्टी का। वहां से अगर आप देखें अच्छी खासी रिकवरी, 400 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। दिन के दौरान सेंसेक्स ने भी 80,000 का लेवल भी तोड़ दिया था। इनफैक्ट 79,500 के भी नीचे फिसल गया था। वहां से जो लो बना था वहां से सेंसेक्स में करीब करीब पौने 1200 अंकों की रिकवरी के साथ हमने क्लोजिंग आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो अपना जो इंट्राडे हाई बना था 52,547 का, वहां से करीब करीब पौने 800 अंकों की कमजोरी के साथ हमने देखा बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई। ओवरऑल देखें तो 500 अंकों के आसपास ही गिरावट के साथ यहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़कर देखें तो कुछ सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स में देखें तो रियल्टी, इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। कैपिटल गुड्स, पीएसयू, सरकारी बैंक और तेल गैस शेयर, इनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और जहां खरीदारी थी उसमें एफएमसीजी, खपत वाले सेक्टर हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, इनमें ज़्यादा खरीदारी के साथ हमने देखा कल के सेशन की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, हिंडाल्को, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। अगर आप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको टाइटन, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि गेनर्स के तौर पे नजर आएंगे। अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आपको डिक्लाइंस के फेवर में नजर आएगी। 1052 शेयर चढ़ने वाले थे, 1427 शेयर बढ़त के साथ गिरकर बंद हुए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन पूरी तरह से बियर्स के पक्ष में थी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग जो है वो कल के सेशन में हुई। 339 अंक मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुए। टॉप गेनर्स लूजर्स की बात करें तो एस्ट्राजेनेका, सीई इन्फोसिस्टम यानी मैपमाई इंडिया, असाही इंडिया ग्लास, ये गेनर्स में शामिल थे। लूजर्स की बात करें तो पीएसयू स्टॉक कोई भी आप उठा लीजिए, एयरकॉन, आरसीएफ, फैक्ट, रेलटेल, आरवीएनएल, एससीआई, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिरकर बंद हुए। और वायदा बाजार की और अगर आप चलें तो मन्नापुरम मुथूट, दो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां, इनमें हमने गिरावट बनती हुई दिखी। चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, ये गिरने वाले शेयरों में आगे थे। और चढ़ने वाले शेयरों की जहां तक बात है तो उसमें टोरेंट फार्मा, कोफोर्ज, जिसके नंबर्स आए थे, और इंडस टावर्स, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल थे। लेकिन बाजार में तो गिरावट आई, उसके साथ साथ जो इंडिया विक्स है उसमें भी हमने देखा 17.5% की बड़ी गिरावट के साथ जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो संतोष सर, हमने देखा कि इंडिया विक्स जो कि एक इंडिकेटर है बाजार में उतार चढ़ाव का, वो एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो बड़ा उठापटक का दौर है वो खत्म होता हुआ दिखा। और उसके साथ साथ एक जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है वो एलटीसीजी और एसटीसीजी की जो दरें हैं उसको लेकर हुआ है। अगर आप एलटीसीजी की बात करें या एसटीसीजी, दोनों की जो दरें हैं उनमें यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। एक अच्छी बात या राहत की बात यह है कि जो एलटीसीजी में 1 लाख रुपए का जो एक बेनिफिट मिलता था कि एक वित्त वर्ष में अगर आपकी कमाई है अगर 1 लाख रुपए है तो उसे बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपए कर दिया गया। 1.25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी जो दर है उसको बढ़ाकर 12.5% और शॉर्ट टर्म गेन जो है उसके ऊपर 15% को बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो शेयर बायबैक है उसके ऊपर भी अब जो रेसिपिएंट है उसके ऊपर जो टैक्स की देनदारी है वो यहाँ पर लगती हुई दिखी भी है। तो आप कैसे रीड कर रहे हैं सर इस पूरे सिनेरियो को, इंडिया विक्स का नीचे आना और ये जो बाजार में जहां इक्विटी के ऊपर एसटीटी हटाए जाने की बातचीत बाजार कर रहा था या उम्मीद कर रहा था, उसके सामने ये जो टैक्स देनदारी बढ़ा दी गई है उसको आपने कैसे रीड किया, बाजार को कैसे अप्रोच करना है सर? तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म एक डैम्पनर है, क्योंकि अगर आप देखें कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ पे जो टैक्सेस है, मतलब शॉर्ट टर्म टैक्सेस को बढ़ाया गया है, वो डेफिनेटली मार्केट के लिए थोड़ा सा डैम्पनर होगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। बहुत दिनों से आप देखें सेबी की तरफ से काफ़ी कमेंट्री हो रही थी कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं। स्पेशली डेरिवेटिव सेक्टर के सेगमेंट्स में कही गई थी ये सारी चीज़ें। और आप देखें कि डेरिवेटिव पे इंस्ट्रूमेंट पे एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी जो है उसको बढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत की हैं ज़रूर, लेकिन स्टॉक मार्केट में जिस तरह की आमदनी है और जो टैक्स है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबी अवधि के लिए आपको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली, क्योंकि एक स्टेबल टैक्स रिजीम था, आपको दिख रहा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं सारी, उसमें थोड़ी फेरबदल की गई है। तो वो मार्केट में शॉर्ट टर्म में वो एक हिकअप्स है, चूंकि मार्केट बढ़े हुए हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो एज सच और कोई डैम्पनर नहीं दिखा, केवल टैक्सेस पे जो लेवी किए गए हैं वो थोड़े से जो है डैम्पनर हैं। तो बाजार को अप्रोच कैसे करना है सर? निफ्टी के लिए हमने देखा कि 24,500 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो इंटरडे ड्रॉप आया कल के सेशन में उसमें बड़ी गिरावट आई 400 अंकों के आसपास की, लेकिन 24,000 का जो लेवल है उसको निफ्टी ने कहीं ना कहीं होल्ड करने में जो कामयाबी है वो हासिल करी, और जो क्लोजिंग है वो तो इनफैक्ट काफ़ी ऊपर होती हुई दिखी है। 24,400 के आसपास आप देखें, 24,479 टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो अब बाजार में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर? देखिए, निफ्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 24,250 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग अपने बोर्ड रूम में बैठकर ये सारी चीज़ें जो कि सरकार ने बजट लाई हैं, किस पर नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद लोग जो है मार्केट में ट्रेड करने आने वाले हैं। और वो एक दिशा ज़रूर बताया गया कि किधर की तरफ जा सकता है मार्केट। एटलीस्ट जो है इन शॉर्ट टर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस लिहाज से लग रहा है कि 24,250 अगर निफ्टी पे देख लें तो वो बाय क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। चलिए, 24,250 ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स आए हैं उसको हर कोई फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो रणनीति है उसे बनाने की कोशिश करेगा। सर, ये जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके साथ साथ जो विदेशी कंपनियां हैं, जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, उनके लिए भी जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसमें 5% की कटौती की गई है। जो इंडियन कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनके इनलाइन एट पार लाने की कोशिश की गई है। जो 40% की दर थी उसे घटाकर अब 35% कर दिया गया है, 5% की कमी की गई है। इसको आपने कैसे रीड किया है सर? कोई ऐसी विदेशी कंपनी या फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी जो आपको पसंद हो इस अनाउंसमेंट के बाद खास तौर पे? तो देखिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो देखने को नहीं मिला है मार्केट में, लेकिन डेफिनेटली चूंकि देखिए जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, और स्पेशली जो एमएनसी कंपनीज हैं, वो तो उनके काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं, स्टेबल नंबर रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेवल काफ़ी अच्छा है। लेकिन और उन्हीं का मार्केट उनको वैल्यूएशन भी काफ़ी देता है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर एमएनसी कंपनी में देखें तो एचयूएल जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ कंजम्पशन की तरफ जो बजट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बीच में एचयूएल हो सकता है कि एक अच्छा बेट हो। चलिए, तो एचयूएल एक ऐसी कंपनी है जिसको ये जो कॉर्पोरेट टैक्स दर की कमी की गई है 5% की, उसका यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात है तो काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर इसको रिड्यूस किया गया है, तो लोगों के ऊपर या फिर ग्राहकों के ऊपर जो बोझ है वो शायद कम होता हो देखिए। उसमें खास तौर पे सोने चांदी के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसे घटाकर 6% किया गया है, जो अभी फिलहाल 12.5% पर है। तो सोने की कीमतों में हमने उसका इम्पैक्ट देखा भी है, लेकिन ज्वेलरी शेयरों में आप देखिए उसका दमदार इम्पैक्ट बनता हुआ दिखा है। टाइटन टॉप गेनर था निफ्टी का, और उसके साथ साथ सेनको गोल्ड देखिए या फिर आप टीबीजी देख लीजिए, इनमें भी हमने देखा ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा। और उसके फ्लिप साइड जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है मन्नापुरम मुथूट, उनमें कमजोरी के साथ क्लोजिंग हमने कल के सेशन में बनती हुई दिखी। तो ये जो सर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई गई है सोने चांदी के ऊपर, उसका गोल्ड के प्राइजेस और जो ज्वेलरी कंपनी है उस पर आप कैसे इंपैक्ट देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कस्टम ड्यूटी देखिए, मतलब बेसिकली आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और वो अफोर्डेबल हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़े हुए थे। हम्म। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अफोर्डेबल रेंज में जाएगा, और जितनी भी कंपनियां हैं ज्वेलरी की, उनके लिए जो है एक एक अच्छा होगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ये तमाम कंपनियां जो कि अच्छा काम कर रही हैं, और आने वाले दिनों में विस्तार की भी काफ़ी योजनाएं हैं। तो ये दो कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं।
ठीक है, तो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ये दो बेनिफिशरीज हो सकते हैं जो सोने चांदी की खास तौर पे जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है उसका फ़ायदा हो सकता है कि ग्राहकों के साथ साथ इन कंपनियों को भी आता हुआ दिखे। और ये कल हमने स्टॉक प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा। वे टाइटन में टॉप गेनर था, 6% से ज़्यादा का मूव हमने कल के सेशन में बनता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोबाइल चार्जर्स हुए, मोबाइल फ़ोन्स हुए, उसके साथ साथ जो उनके जुड़े हुए पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटाकर 15% किया गया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है इस तरह से देखा जा सकता है कि जो मोबाइल चार्जर्स हुए या तो फिर जो विदेशी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको इंपोर्ट करना सस्ता होगा, और जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है जिसमें आप डिक्सन टेक जैसी कंपनियां हैं उनके लिए बाजार ने इसे नेगेटिवली रीड किया है। और इनफैक्ट आप देखिए 3.5% की कमजोरी के साथ कल के सेशन में डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स गिरकर ही बंद होते हुए नजर आए हैं। इसको आप डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं सर, डिक्सन टेक के लिए खास तौर पे? तो देखिए, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कंज्यूमर के हैंड पे आपको सस्ती दी जा रही हैं चीज़ें कस्टम ड्यूटी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डेंट इसका एडिक्शन के लिए होगा। और दूसरी चीज़ जो कि इस सारी चीज़ों में काम करती है, रिडिंगटन बोल के कंपनी है जो कि आप कह लें कि एप्पल आईफोन्स में काफ़ी काम करती है, तो वो कंपनी अच्छी है। और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर चीज़ें अफोर्डेबल की तरफ जाएंगी, ड्यूटीज कम होंगे, तो एंड यूजर को इससे काफ़ी फायदा होता है। और इन दिनों जो है हमारे यहाँ जो है, चूंकि इंडिजिनस हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल होगी सरकार के द्वारा कि जो सस्ती चीज़ें मुहैया कराया जाए हमारे कंज्यूमर्स को। ठीक है। इसके अलावा सर हमने देखा है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी जो कॉर्पोरेट जो कैपिटल गेन टैक्स की दर है उसमें यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। पहले इंडेक्सेशन के साथ 20% का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो लगता था प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर, अब उसे घटाकर 12.5% किया गया है। तो कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है उसे रिड्यूस किया गया है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेशन का बेनिफिट है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया, उसको हटा लिया गया। तो जाहिर सी बात है जिसे प्रॉपर्टी बेचनी होगी फिर वो ज़्यादा कॉस्ट बेयर करता हुआ दिखेगा, उसकी देनदारी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसका इम्पैक्ट हमने इस तरह से देखा है कि जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है वो आज सबसे बड़ा लूज़र था, 2% से ज़्यादा की कमजोरी वहाँ पे आज के सेशन में देखने को मिली। तो ये जो रियल्टी में हुआ है सर, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंपनीज के पर्सपेक्टिव से भी, बायर्स के हिसाब से भी और प्रॉपर्टी प्राइजेस के हिसाब से भी? देखिए, अब मतलब ये है कि आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें इस तरह से, क्योंकि इंडिया में जो है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू राइज इन द प्रॉपर्टी प्राइसेस। शायद उसको ध्यान में रखकर ये चीज़ें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा डैम्पनर है पूरे इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और इनफैक्ट नॉट ओनली सेक्टर, बेसिकली ये कंज्यूमर के पास से अगर आप देखें या उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको जो कि एक बड़ा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो वो, या कभी भी आप इनहेरिट कर रहे हैं कोई चीज़ और फिर उसको कभी बेचना पड़े, आप लिक्विडेट करना चाहते हो, तो आप जो है लायबल होंगे एक बड़े टैक्स आउटगो के लिए। तो वो शायद जो है कह लें मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बड़ा एक जो है डैम्पनिंग होगा ये सिचुएशन। तो इसीलिए हमने देखा कि जितने भी प्रॉपर्टी शेयर्स हैं उसकी प्राइसेस गिरे थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप शायद ही आप खरीदें, आपके पास जो हो गई चीज़ ऑलरेडी आप जो इनहेरिट कर रहे हैं या आपने पहले खरीदी होगी वो चीज़ आप रख सकते हो, लेकिन फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा व्हीकल नहीं हो। शायद सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो क्या रियल एस्टेट शेयरों में अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया या फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, ये इंडिकेशंस हैं? नहीं, अभी देखो आप संदीप जी, जो कि कह लें कि डिमांड साइड है वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड साइड नहीं है अभी। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए कम लोग लेते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर कह लें कि ज़्यादा लोग लिविंग लाइफ किंग साइज के लिहाज से लोग प्रॉपर्टीज़ या फ्लैट्स या जो चीज़ भी खरीदते हैं, तो वो ज़्यादा जो है कंज्यूमर जो डिमांड है उस साइड ज़्यादा टिल्टेड है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म डैम्पनर जरूर हो सकता है सेक्टर के लिए, कि अब बाद में एनकरेज नहीं होगा। बट ओवरऑल जो डिमांड है अभी वो रियल डिमांड है, रहने वाली डिमांड है, कि लोग एक्चुअल में रहना चाहते हैं और बिगर्स अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं। तो लंबी अवधि में मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कंज्यूमर के लिहाज से ये एक आप पर एक बड़ा जो है डेंट दिया है सरकार ने।
चलो, कंज्यूमर के हिसाब से एक डेंट ज़रूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, सेक्टर उभर जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत मजबूत है इस सेक्टर में, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार ने सर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी एक 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बातचीत करी है। अगले 5 साल में ये जो नौकरियां बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो किया जाएगा। तो ऐसी एक कंपनी जो कि HR सॉल्यूशंस या फिर ऐसी सेवाएं देती है, उसमें टीमली सर्विसेज, ये स्टॉक कल के सेशन में हमने देखा था काफ़ी एक्टिव हुआ भी था। इनफैक्ट 12% से ज़्यादा की मजबूती लेकर ये बंद होता हुआ दिखा है। तो ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, रोजगार के ऊपर फोकस की सरकार ने जो बातचीत करी है, क्या टीमलीज में और भी अपसाइड या कुछ और भी ऐसी कंपनी जो आपके रडार पे हो, जो इस तरह का काम करती हो, जिनमें फ़ायदा आता हुआ दिख सकता है इसका? देखिए, टीम लीज कह लें या फिर क्वेस बोल के कंपनी है, एक क्वेस क्वेस्ट कॉर्प। कॉरपोरेशन में, हाँ क्वेस कॉर्प है। तो ये तमाम कंपनियां हैं, लेकिन आप समझें कि इन कंपनियों को बेनिफिट, चूंकि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि ये जो है इनके कामकाजी मुनाफे थोड़े बढ़ जाएं। लेकिन जो है इतना बड़ा मुनाफा बढ़ जाएगा ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि नए रोजगार की बात है, और ये लोग ज़्यादा नए रोजगार से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स हैं उनको जॉब स्विच करने में, यहाँ से वहाँ जाने में वो ज़्यादा मदद करते हैं। नए लोगों को रोज़गार का अवसर शायद मुझे लगता है कि ये कंपनियां उतनी ज़्यादा ना देती हैं, नहीं देती हैं। नए रोज़गार लोग अपने कैलिबर पे या फिर कैंपस प्लेसमेंट या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ से करते हैं। चलिए, ठीक है। ये तो बात हुई जहाँ तक रोज़गार की है। टीमली सर्विसेज के साथ साथ क्वेस्कॉप भी एक ऐसा शेयर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन हमने कल के सेशन में इसी अनाउंसमेंट के चलते देखा भी था। एग्री एक ऐसा तबका है जिस पर सरकार का बहुत फोकस है। इनफैक्ट रूरल इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है, और एग्री सेक्टर की जहाँ तक बात है तो 1,52,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है पूरा इस सेक्टर के लिए और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए किया गया है। कुछ 109 फसलों के लिए किसानों को जो 109 फसलों की जो वैरायटी है वो रिलीज़ की जाएगी खेती करने के लिए, जिसमें उपज काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसी कुछ फसलों की जो वैरायटीज़ हैं वो सरकार की ओर से रिलीज़ की जाएंगी। तो एग्री सेक्टर को लेकर सर ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो, इतना आवंटन बढ़ने और ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं एग्री सेक्टर को लेकर उसके बेसिस पर? देखिए, सरकार जो बात कर रही है वो ग्रॉसली बात की अभी उन्होंने, और अभी योजनाएं आएंगी कि किस तरह से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है। जो 109 तरह के बीज बता रहे हैं, और काफ़ी किसानों को इन्वॉल्व करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे उसमें। और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि क्लाइमेटिक जो भी कंडीशंस हैं इंडिया में, उससे बच के, मतलब ऐसा बीज बनाएंगे कि मान लीजिए यहाँ बरसात ज़्यादा हो या कम हो, गर्मी ज़्यादा हो, तो उसका असर उन फसलों पर कम हो। इस तरह की जो है बीज बनाए जाएंगे, और इस तरह की खेती की जाएगी इंडिया में, ताकि जो है एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा होती रहे और क्लाइमेटिक चेंज का ज़्यादा असर उस पर ना हो। तो उसके लिए मुझे लगता है अनुसंधान की काफ़ी ज़रूरत होगी, और ऐसा कोई शेयर जो होगा इसमें, हो सकता है कि सीड वाली कंपनीज हों कुछ, जो है वो हो सकती हैं उसमें। कावेरी सीड बोल के एक कंपनी थी, और एक कंपनी MNC है, पहले मोन्सैंटो के नाम से थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, मोन्सैंटो था पहले। अब वो जो बीज बनाती है कंपनी। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें कि सरकार का जो रूरल पे जो कह रहे हैं कि खर्च कर रही है, उसमें और उनकी इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो कंज्यूमर, कह लें कि FMCG कंपनीज होंगी, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकती हैं। और उसमें काफ़ी FMCG कंपनियां आप देखें काफ़ी बढ़ चुकी हैं इन दिनों। और तो उसमें डाबर है, इमामी है, HUL है, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इनको। चलिए, ठीक है। ये तो एग्री के जो अनाउंसमेंट है उसमें माना जा रहा है कि क्योंकि रूरल थीम इन्वॉल्व है, तो 2 व्हीलर्स हुए या फिर 3 व्हीलर्स हुए, लो वैल्यू वाले जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ऑटो सेक्टर की जहाँ तक बात है, कल बजट के अनाउंसमेंट के बावजूद ये ऑटो सेक्टर मजबूती के साथ बंद हुआ, और माना जा रहा है कि लिथियम समेत जो 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज जो हैं, मिनरल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके इंपोर्ट पर भी ड्यूटी से जो छूट है, जो रियायत है, वो सरकार की ओर से दी गई है। और EV बैटरी के लिए हम जानते हैं कि लिथियम बहुत ही अहम रॉ मटेरियल होता है, और माना जा रहा है कि शायद इससे EV बैटरी की जो कॉस्ट है वो कम होती हुई दिखेगी, और इवेंचुअली EVs के जो प्राइजेस है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो जो एग्री के अनाउंसमेंट हुए हैं और जो लिथियम को लेके जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, कोई ऑटो सेक्टर में ऐसा शेयर जो कि इन अनाउंसमेंट से आपको बेनिफिशियरी के तौर पे सामने आता दिखता हो?
तो देखिए इसमें ईवी जो अगर आप देखें ईवी बैटरी वाले में, तो एक तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है जो कि बनाती है कुछ ईवी केमिकल्स। और दूसरी फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, वो बनाती है। और एक इंडो बोरेक्स बोल के कंपनी है जो कि बीएससी पे शायद लिस्टेड है। वो ये कंपनियां हैं जो कि थोड़ी लाभान्वित हो सकती हैं, जो कि ईवी बैटरीज में केमिकल की तरफ जो है वो सारी चीज़ें करती हैं। तो हो सकता है कि इन कंपनियों को हो, लेकिन इसको विस्तार से देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन प्राइमा फेसाई लगता है कि ये तीन कंपनियों को शायद बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए, इस बार के बजट की जहाँ तक बात है तो एक खूबी ये भी थी कि 10 साल के बाद फिर से हमने देखा है कि एक गठबंधन सरकार का बजट आया, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए काफ़ी कुछ था अनाउंसमेंट के लिहाज से। इसी वित्त वर्ष की जहाँ तक बात है तो 15,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल आवंटन है उसकी सहायता के तौर पे देने की बात की गई है। एक पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसकी फाइनेंसिंग और उसको जल्दी से खत्म करने के ऊपर भी सरकार ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है। और ये प्रोजेक्ट ना केवल आंध्र प्रदेश के लिए बल्कि वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अहम है। और इस घोषणा से इसके अलावा अगर आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी दें तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाया है। तो इससे एनसीसी, केसीपी लिमिटेड, लिथिका इंफ्रा, अमरा राजा बैटरीज, इन तमाम शहरों में हमने देखा कि कल के सेशन में काफ़ी मजबूती थी। और उसमें दो सीमेंट स्टॉक्स भी आंध्र प्रदेश के, जिसमें रैमको सीमेंट्स और डेक्कन सीमेंट है, इनमें भी हरे निशान के साथ ही कल के सेशन में कारोबार होता हुआ दिखा है। तो ये जो आंध्र प्रदेश के ऊपर फोकस बढ़ रहा है, थ्रस्ट बढ़ रहा है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर इन अनाउंसमेंट्स के बेसिस पर? देखिए अगर वहाँ पे अगर कोई चीज़ें हरकत होती है तो मुझे लगता है कि एनसीसी जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। इरिगेशन में बोल रहे हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम करती है कंपनी। तो एनसीसी मुझे एक लगता है कि एक क्लियर विनर हो सकती है। और सीमेंट तो साउथ की जो सीमेंट कंपनी जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि डेक्कन सीमेंट या आंध्रा सीमेंट जो है ये उससे लाभ हो, लेकिन क्लियर विनर मुझे लगता है कि एनसीसी ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, तो एनसीसी को ज़्यादा फायदा आंध्रा रिलेटेड जितने भी अनाउंसमेंट्स है उससे होता हुआ नजर आ सकता है। किसानों के अलावा सर श्रिम्प की जो खेती है उसके ऊपर भी सरकार का फोकस है, और इनफैक्ट उसका जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाने के ऊपर भी सरकार का फोकस है। खेती और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए नाबार्ड की ओर से जो फाइनेंसिंग है, नाबार्ड के जरिए जो फाइनेंसिंग है वो यहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी। और इनफैक्ट इसके लिए जो रॉ मटेरियल या फिर जो खाद की ज़रूरत होती है उसकी भी यहाँ पे जो इम्पोर्ट के प्राइजेस हैं उसको कट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है सरकार की ओर से। कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन की गई है। तो अवंती फीड्स हुई, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो कि खास तौर पे श्रिम्प या फिर इस कारोबार में कारोबार करती हैं, इस बिजनेस में ऑपरेट करती हैं। कोई ऐसा स्टॉक जो श्रिम्प को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पे आपके रडार पे आया हो सर? देखिए जो सबसे बड़ी कंपनी है वो जो आपने उसका नाम लिया ही है, अवंती फीड्स ही है। सबसे बड़ी कंपनी है। और अपेक्स तो काफ़ी छोटी कंपनी है रिलेटिवली। उसके बाद मैं देख रहा था कि कोस्टल कॉरपोरेशन है, जी लक्वा है, वाटर बेस है। ये तमाम कंपनियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वी शुड गो विद दी जो भी लीडर है उसके साथ जाएं। तो अवंती फीड इज़ वन ऑफ देम जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इसमें। ओके, तो ज़्यादातर जितना भी डिस्कशन हुआ है सर उसमें कंज्यूमर की बातचीत आपने ज़्यादा करी है, तो कंज्यूमर की हम बातचीत कर लेते हैं। मैंने लास्ट के लिए इस डिस्कशन को रखा था क्योंकि सारा जो सार है वो कंज्यूमर पे आके रुकता है। बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें अगर हमने देखा है कि जो टैक्स से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। खासतौर पे जो न्यू रिजीम है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। और इसके साथ साथ टैक्स स्लैब्स जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। खासतौर पे जो ऊपर के स्लैब्स हैं, जो कम इनकम वाले जो लोग हैं उनके लिए जो स्लैब्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। तो इन बदलावों से एफएमसीजी कंपनियां, खपत से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आता हुआ देखिए। आपने एक एचयूएल स्टॉक है जिसकी बातचीत करी भी है। ओवरऑल सर टाटा कंज्यूमर भी हमने देखा, आईटीसी भी हमने देखा, कल के सेशन में काफ़ी मजबूत था। इनफैक्ट टोबैको को लेकर कोई ज़्यादा नेगेटिव खबरें नहीं आई हैं। तो ओवरऑल अगर आप एफएमसीजी पैक की बात करें, जितने भी बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या खपत बढ़ती हुई या इन स्टॉक्स को कोई फायदे के रूप में आपको नजर आ रहा है? कोई ऐसा स्टॉक जो कि बेनिफिशियरी होगा? तो मुझे लगता है कि पूरा पैक जो कि रूरल एरियाज में जितने भी केटर कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हम बात कर चुके हैं। आप कह लें कि गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लें, फिर डाबर की बात कर लें। तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि इससे लाभान्वित होंगी, और इमामी भी है उसमें। ये तीन चार कंपनियां हैं जो कि इससे काफ़ी लाभान्वित होंगी, क्योंकि अगर रूरल इनकम या कैश फ्लो टू दी मतलब जनरल सिटीजन अगर बढ़ता है, लोगों का कैश फ्लो बढ़ता है, तो सबसे पहला चीज जो बदलाव देखा जाता है वो खाने पीने या कंज्यूम करते हुए बिहेवियर में देखा जाता है। लोग अच्छा चीज कंज्यूम करने लगते हैं, और वो चीजें जिस तरह से कि टैक्स स्लैब में भी बात की गई है या फिर रूरल इनकम
को बढ़ाने की बात की जा रही है, रोजगार में काफी बड़ा फोकस देने की बात कर रही है सरकार। तो इन तमाम चीजों में ऐसा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कंज्यूमर कंपनियां ही होंगी, और उसमें ये तमाम तीन चार नाम हैं जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आईटीसी में मतलब डबल वॉमी था, क्योंकि आप समझे कि एक तो नेगेटिव नहीं बोला गया उनके लिए कुछ, और पॉजिटिव ये था कि मतलब उसमें एफएमसीजी भी है एक हिस्सा उनके बिजनेस का, तो वो एक डबल पॉजिटिव था उसके लिए। चलिए, तो कंज्यूमर इज किंग इस बजट से ये बात निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा फायदा इस बजट से होता हुआ नजर आ सकता है, और एफएमसीजी कंपनियां हो सकती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बेनिफिशरीज के तौर पे सामने आ सकती हैं। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए सर, बहुत सारी कंपनियों की सेक्टर्स की हमने बातचीत करी। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कोई डिस्क्लोजर्स जो आप शेयर करना चाहेंगे सर जाने से पहले? देखिए, हम लोग का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट डेफिनेटली रहता है, क्योंकि हम लोग कंपनियां देखते रहते हैं। कई बार कंपनियां हम लोग के पोर्टफोलियो में भी होती हैं, तो आप कभी भी जब भी इन्वेस्ट करें हाँ, अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर उसके बारे में ठोक बजा कर जानकारी ले लें। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट के जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, खासतौर पे जो सेक्टरल अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। बजट के अनाउंसमेंट जो हो चुके हैं उसके बाद अब बाजार की चाल किस तरह की रहेगी, कंपनियां क्योंकि नतीजों के बेसिस पे भी रिएक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, तो सुबह 10:30 बजे नतीजों के साथ साथ बजट के अनाउंसमेंट्स और जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर अपना खास तौर पर कवरेज लेकर मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे सुबह 10:30 बजे। तो क्या खरीदें क्या बेचें में मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, और बाजार जो कि 3 दिन से लगातार गिर रहा है उसकी चाल में हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिखे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।